नमस्कार बच्चों, मैं श्री सिंह संजय रामवत, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, पाठ 5 बर्फ की धरती। इसके लेखक कृष्णा सोवती हैं। इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं बच्चों। जन्म 18 फरवरी 1925, गुजरात। परिचय। हिंदी लेखक के क्षेत्र में सोवती एक जाना माना नाम है। आख्यायिका, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपने विलक्षण ताजगी दी हैं। प्रमुख कृतियाँ: डार से बिछड़ी कहानी, 3 पहाड़, सूरजमुखी, अंधेरे के शब्दों के आलोक में यह रचनात्मक निबंध है। हम दशमत, यह संस्मरण है। बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ में यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्राकृतिक कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में सोवती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। तो इसमें यात्रा वर्णन किया गया है, कृष्णा सोवती जी ने किया है। अब बच्चों, यहाँ हम परिच्छेद किस तरह से परीक्षा में आएगा, उस तरह से परिच्छेद आपको सॉल्व करना बताएंगे। परिच्छेद 1 हमने लिया है। ऊपर निर्मल इस परिच्छेद को पढ़ेंगे और इससे प्रश्न पूछा जाएगा। उन प्रश्नों को आपको करना होगा। 3 कृतियाँ पूछी जाएंगी। तो परिच्छेद वाचन का काम करते हैं। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चाँद की सी धरती और उस पर चलती है इस विशाल दृश्य का हिस्सा। मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश को परिक्रमा करते 7 घोड़ों वाले रथों में तेजस्वी सूर्य, यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे, हमें अपनी ऊर्जा में से भरते रहते हैं। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। 3 लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है, धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, स्थल के नीचे पानी का पाताल लोक नीले रंग का है। अजीबोगरीब जगह है। भारत का यह टुकड़ा लद्दाख उजली तीखी धूप और घाटी के पेदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबाई और रेतीली भी। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर, खाछान पा अर्थात बर्फ की धरती। तो बच्चों, यह परिच्छेद है। इस परिच्छेद से कुछ कृतियाँ करने के लिए दिया गया है। जैसे कृति नंबर 1 है, संजाल पूर्ण कीजिए। लद्दाख की विशेषता। लद्दाख की विशेषता क्या है, इसका उत्तर भी हमने लिया है। लद्दाख की विशेषता: लद्दाख के विभिन्न नाम, विभिन्न रंगों की चट्टानें, उजली तीखी धूप और विस्तृत सुनसान इलाके। यह बच्चों कृति नंबर 1 का यह आपका उत्तर हुआ।
फिर संजाल पूर्ण करो। कृति नंबर 2, चट्टानों के रंग। चट्टानों के रंग कैसे हैं, जैसा कि अभी हमने परिच्छेद पढ़ा, तो उस परिच्छेद के अनुसार इसका उत्तर कि पहले बॉक्स में मटमैली, दूसरे में स्लेटी, तीसरे में तांबाई और चौथे में रेतीली। अभी ये सारी चीज़ें परिच्छेद में आए थे। अगला है कृत्य 3, जो परिच्छेद दिया गया है उस परिच्छेद से कृत्य 3 जो स्व मत अभिव्यक्ति का प्रश्न है। प्रस्तुत परिच्छेद का आशय 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। बच्चों, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने उत्तर लिया है कि प्रस्तुत यात्रा वर्णन की लेखिका कृष्णा सोबवती लद्दाख की यात्रा पर निकली हैं। यहाँ की धरती पर ऊपर निर्मल आकाश है तो नीचे बर्फ से ढकी धरती है। ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेत रंग ही फैला है। लेखिका को वेदों में लिखित ऋचाओं का स्मरण हो आता है, जिसमें इन ऋचाओं के माध्यम से सूर्य देव से यह प्रार्थना की गई है कि वे इन हिम शिखरों पर चमकते रहें ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे। मान्यता के अनुसार 3 लोक होते हैं। देवताओं के लोक का रंग श्वेत होता है। अभी जैसा कि हमने परिच्छेद में देखा, परिच्छेद से ही इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मानवीय लोक का रंग लाल तथा पाताल लोक का रंग नीला होता है। लद्दाख में ऊपर का आकाश श्वेत वर्णी तथा नीचे बर्फीली धरती से भी श्वेत वर्ण की है, इसलिए लेखिका के अनुसार यह देवताओं का लोक ही है। परिच्छेद 2 बच्चे हम लेते हैं। इसमें जो परिच्छेद है उसको पढ़ेंगे खूब ध्यान से, ताकि जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको आसानी से हम ढूंढ सकें, इसलिए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, बहुत से लोगों का घर, खानछान पा अर्थात बर्फ की धरती। इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्धस्थान। भौतिक बौद्ध विहार गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आए। मैम, गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लगेगी? सिर्फ 10 मिनट। हाँ, लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3, आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता लें, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने नाश्ता ख़त्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। थर्मस में पानी भरवाकर हम खारदुलांग के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोर तक पहुँचे। बच्चों, यह इस तरह से परिच्छेद है और परिच्छेद से जो प्रश्न पूछे गए हैं कृति 1 संजाल पूर्ण कीजिए। लद्दाख के नाम। लद्दाख के जो नाम है अभी परिच्छेद में आए हैं, मारयुल, लाल धरती, मांगयुल, खानछान पा। तो बच्चों, इस तरह से चारों बॉक्सों में ये चारों नाम लिख देंगे। इस तरह से इसका उत्तर हमारा पूरा हो जाता है। अब कृति नंबर 2 इस परिच्छेद का दूसरी कृति है। उत्तर
लेखिका का गंतव्य स्थान। इस स्थान पर लेखिका ने नाश्ता किया। इन चीज़ों को लेखिका ने लंच के लिए लिया। काराकोरम तक पहुंचने का रास्ता। यह 4 प्रश्न हैं, चारों का उत्तर हमने दिया है। पहले का उत्तर है खारदुलांग ग्लेशियर लेखिका का गंतव्य स्थल। दूसरा है उस स्थान पर लेखिका ने नाश्ता किया, ड्रीमलैंड। इन चीज़ों को लेखिका ने लंच के लिए मंगाया, 3 पराठे 3 आमलेट। चौथा है खारदुलांग ग्लेशियर से पानमिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। तो बच्चों इस तरह से यह कृति 2 का यह उत्तर हुआ। अब कृति नंबर 3 है, स्वमत अभिव्यक्ति का प्रश्न है कि पर्यटक मार्गदर्शक की विशेषताओं के विषय में 8 से 10 वाक्य लिखे। पर्यटन से पर्यटकों का ज्ञान बढ़े, पर्यटकों का रास्ता खुशी खुशी कटे तथा पर्यटन स्थल की पूरी जानकारी पर्यटकों को हो सके, तभी पर्यटन का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब पर्यटकों का मार्गदर्शक इन गुणों से युक्त हो। मार्गदर्शक को भारतीय संस्कृति तथा कलाओं का पूरा ज्ञान हो। भारत में विभिन्न शैलियों में निर्मित मंदिर, गुफाएं, चित्र, स्पोत आदि हैं। मार्गदर्शक को पर्यटकों को इन सब की जानकारी देनी चाहिए। मार्गदर्शक का चरित्र उत्तम होना चाहिए। पर्यटकों के साथ उसका व्यवहार भी सभ्य हो। मार्गदर्शक विश्वसनीय होना चाहिए। पर्यटक स्थलों के निवास स्थानों, होटलों, बाज़ारों आदि की सही जानकारी मार्गदर्शक को पर्यटकों को देनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों यह उत्तर मैंने बताया। आप भी इसका उत्तर अच्छी तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब परिच्छेद नंबर 3 है कि चढ़ाई में कई मोड़। इसका वाचन करते हैं ध्यान से, ताकि जो प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों का उत्तर आसानी के साथ आप ढूंढ सको। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग। खारदुलांग जिसे खरदुला भी कहते हैं, हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती हैं। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेज़ी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी है। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नज़र आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग, बर्फ़ का पहाड़। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ़ नहीं, कड़ी बर्फ़ का पहाड़ है। बर्फ़ इसे कहते हैं ग्लेशियर। धूप चमका रही है इसकी धवलता को। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्धिक पताकाएँ। गाड़ी से उतर मैं बर्फ़ पर चल रही हूँ। बर्फ़ पर चलते हुए फिसलन है। तो इस तरह से बच्चों यह परिच्छेद है। इस परिच्छेद से जो है यहाँ कृति नंबर 1 संजाल पूर्ण करने के लिए है। लेह के पहाड़ों के रंग। लेह के पहाड़ों के रंग, इसका उत्तर भूरा पहले बॉक्स में डालेंगे, दूसरे में ग्रे, तीसरे में स्लेटी और चौथे में नीला। तो इस तरह से ये इसका उत्तर रहा।
कृति 2, कारण लिखिए। लेखिका नीचे देखने से झिझकती है। दूसरा है प्रश्न, ग्लेशियर खूब चमक रहा है, तो इसका उत्तर होगा लेखिका इतनी ऊंचाई पर खड़ी है कि उसे नीचे देखने से डर लगता है। वह सोचती है कि इतने नीचे से गिरे तो उसके जीवन का पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरे का प्रश्न है, सूर्य की किरणों के कारण ग्लेशियर खूब चमक रहा है। ग्लेशियर खूब चमक रहा है, इसका कारण है सूर्य की किरणों के कारण ग्लेशियर खूब चमक रहा है। तो इस तरह से बच्चों यह कृति नंबर 2 का दोनों कारण का उत्तर हमने दिया। अगला है कृति नंबर 3, स्वमत अभिव्यक्ति। किसी यात्रा स्थल पर जाते समय आई कठिनाइयों और उनके समाधान पर आप अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर बच्चों हम इस तरह से देते हैं, यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको यह पूर्वानुमान करना चाहिए कि आपको रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रास्ते में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो पीड़ितों का उपचार होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आपके पास फर्स्ट एड की सामग्री हो। कुछ लोगों को बस या ट्रेन में चक्कर आते हैं, ऐसे लोगों के उपचार के लिए भी दवा रखनी चाहिए। गंतव्य स्थल पर ठहरने के लिए यदि आपने कोई धर्मशाला या होटल बुक किया है और वहां पहुंचने पर आपको वह धर्मशाला या होटल न मिल पाता है तो आपके पास उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप यात्रा में इस प्रकार की सावधानी बरतते हैं तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों इस कृति नंबर 3 स्वमत अभिव्यक्ति का यह उत्तर हुआ। आप इसको और अच्छी तरह से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। परिच्छेद 4, मैंने जूते उतार लिए हैं, मोजे पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है। उसके नीचे पथरीली खेत हैं। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है। कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं यह अचरज ही है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। मोजे पहने वहाँ पहुँची तो चट्टान बर्फ सी सर्द चट्टान की खोल में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ में ही सोखे हुए हैं। खार दुलांग के तेज हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा, यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ, ऐसा होता है तो हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं। इस इरिस्ट साहब बोले, मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहाँ कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, मैम आप चाहे तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लहलहाती चमकती धूप में लहरा रही हैं पताकाएँ। टूरिस्ट साहब से पूछा, यह पताकाएँ कैसी हैं? इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएँ फहराते हैं। यह बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए थी। मैं मन में कुछ भी न धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच कर परेशानी हो रही है, इतनी कि लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। कृति 1, कारण लिखिए। लेखिका जूते उतार कर चलने लगी। दूसरा, जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं। इसका और दूसरा है
इसका यह उत्तर है, जवानों द्वारा कैलेंडर लगाए जाने का कारण और फहराती हुई पताकों के विषय में स्पष्टीकरण। तो बच्चों, यह कृति नंबर 1 में कारण पूछा गया है और यहाँ उत्तर लिखिए। यह कृति नंबर 2 में यह प्रश्न है। यहाँ हमने दोनों का, कृति 1 का और कृति 2 का, दोनों का उत्तर लिया है। बर्फ पर चलते हुए फिसलन थी, इसलिए लेखिका जूते उतार कर चलने लगी। लेह में हवा इतनी तेज चलती है जिससे कैलेंडर उड़ जाते हैं। जवान उस स्थान पर नया कैलेंडर लगा देते हैं। बच्चों, यह कृति नंबर 1 का उत्तर है और कृति नंबर 2 का उत्तर यह है, जो 2 उत्तर लिखा गया है। पहला है, देवी देवताओं के प्रति जवानों की श्रद्धा होती है, इसलिए वहाँ जवान कैलेंडर लगा देते हैं। दूसरा है, लेह में उस स्थान पर जाने वाले लोग जब मन में कुछ मनौती मान लेते हैं तो वे वहाँ खम्भों पर पताकाएं फहराते हैं। कृति नंबर 3, स्वमत अभिव्यक्ति का। भारत में व्याप्त अंधश्रद्धा पर अपने विचार 8 से 10 वाक्यों में स्पष्ट करो। यह जो अंधविश्वास है, भारत में जो अंधविश्वास है, उसके बारे में बच्चों आप अपने भी शब्दों में, आप भी परीक्षित पढ़िए और इसके बाद अपने भी शब्दों में इसको लिखेंगे। ये कि स्व अभिव्यक्ति का प्रश्न है, आप अपना विचार प्रकट करेंगे। भारतीय समाज की बात जब भी की जाती है तब यह बात कई बार स्पष्ट होती है कि इसके कारण व्यक्ति तथा समाज को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे समाज में कुछ अंधविश्वासों के कारण भारतीयों की गतिशीलता अवरुद्ध हुई है। अंधविश्वासों से चिपके हुए लोग अब भी तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं। इन अंधविश्वासों में धर्म की रूढ़वादिता, जादू टोने में विश्वास, देवी देवताओं के प्रति अबौद्धिक श्रद्धा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का समावेश है। इस पाठ में भी सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक देवी देवताओं के कैलेंडर के चित्रों के सामने सिर झुकाते हैं। इस प्रकार के आचरण से व्यक्ति के पौरुष का महत्व घटता है। बच्चों, इस तरह से यह स्वमत व्यक्ति का अभिव्यक्ति का प्रश्न का उत्तर है। और तो यह इस तरह से इस पाठ को आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार करेंगे। धन्यवाद।